तो आइए चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट इससे शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी और अलग अलग रेफरेंस में अलग तरीके से इसको लिखा है, लेकिन मैंने इसको लिखने का थोड़ा सीक्वेंस बदला है। चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9 फाइनेंशियल मार्केट है, फिर चैप्टर 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फिर सीपीए और मार्केटिंग है, लेकिन मैंने सीपीए को पहले रखा है, राइट। तो सीपीए पहले हो गया, अब हम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का छोटा सा बेस हमको दिखता है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ में। एक चैप्टर आता था सोर्स ऑफ फाइनेंस करके, वहाँ एक बेसिक चर्चा होती थी कि ओनर फंड होता है, बोरोड फंड होता है, वहाँ से इसकी सारी पिक्चराइजेशन शुरू हुआ था और अब ये डिटेल में है। खासी खास ये बुक 2 का पार्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट्रा जो दूसरी बुक है उसका पार्ट है ये। तो ये इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के बाद एप्लीकेशन टू मैनेजमेंट का सीन रखता है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंबाइन करके पढ़ना है, हमेशा अलग अलग नहीं पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट में एक डिबेटेबल टॉपिक है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो सीबीएसई ने हटा दिया है, फिर वो कभी कभी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब तक एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है तब तक मैं उसको पढ़ाऊंगा, जब वो एनसीईआरटी से हटा देंगे तो मैं भी पढ़ाना उसको छोड़ दूंगा। तो आज के रिवीजन में भी मैं उसको कवर करूंगा। अगर आपके एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो ज्ञान तो कभी वेस्ट जाता नहीं, काम तो आ ही जाएगा आगे, नहीं तो कभी। फाइनेंशियल मार्केट शुरू करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। आप जानते हैं भली भांति इस कंसेप्ट को, लेकिन फिर भी बात करेंगे तो इस कंसेप्ट से शुरू करते हैं। इकोनॉमी को अगर मुझे बांटना हो तो मैं कुछ इस तरीके से बांटूंगा कि एक हाउस होल्ड होता है और एक तरफ क्या होती है, फर्म। इससे तो आप रूबरू हैं, है ना। 2 सेक्टर इकोनॉमी है, इको का पेपर भी दे के आ चुके हैं। एक तरफ फर्म होती है और एक तरफ क्या होते हैं, हाउस होल्ड। अब अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप मुझे 2-3 बातें बताइएगा। जब भी फर्म पेमेंट करती है, क्या फर्म पेमेंट करती है हाउस होल्ड को? तो फर्म किस चीज़ का पेमेंट करती है? जब भी हाउस होल्ड उनको क्या पे करते हैं, क्या करके देते हैं, सर्विसेज देते हैं। ये सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं? मेजरली जॉब सर्विसेज होती है। जब भी घर के व्यक्ति बिजनेसेस में जाके काम करेंगे तो बिजनेसेस उनको पेमेंट करेंगे। पेमेंट का जो मुख्य रूप होगा वो क्या होगा, सैलरी। क्या मैं बोल सकता हूँ सैलरी हाउस होल्ड के लिए इनकम है? तो एक नंबर भी रखना चाहिए मुझे यहाँ पे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने 100 रुपीज़ की सैलरी का पेमेंट करा, तो हाउस होल्ड के पास कितने रुपए आ गए अब? 100 रुपीज़। हाउस होल्ड भी पेमेंट करती हैं, किन को पेमेंट करती हैं? हाउस होल्ड फर्म्स को। और कब पेमेंट करती है और क्यों पेमेंट करती हैं? जब भी वो फर्म से क्या खरीदती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हम नॉर्मली एमपीसी एमपीएस समझते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हर इकोनॉमी का एक रेशो होता है कि वो इतना कंज्यूम करते हैं, इतना सेव करते हैं, राइट। तो मैं अभी के लिए बोलता हूँ कि जो एमपीसी है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो 80% चल रहा है। कितना चल रहा है? 80%। तो हाउस होल्ड जब पेमेंट करेगी तो कितने रुपए कर देगी? 80 रुपीज़। मतलब अगर हम स्प्लिट बनाए तो 100 के 2 स्प्लिट बनेंगे, एक 80 रुपीज़ फॉर कंजम्पशन और एक 20 रुपीज़ फॉर सेविंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इकोनॉमी में वापस जो पैसा घूम के गया है फर्म के पास, 80 रुपये गया है। तो राउंड 2 जब खेला जाएगा तो फर्म के पास अब 80 रुपये हैं, तो अब वो 80 का ही सर्कुलेशन बना पाएंगे। इकोनॉमिक्स बोलता है कि ये जो पैसा इकोनॉमी से बाहर हुआ सेविंग्स के माध्यम से, इसको लीकेज बोलेंगे, पैसा बाहर हो गया, राइट। और इसका नुकसान फर्म्स को भी है, क्योंकि फर्म्स के पास पैसा कम है तो वो ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और बड़ा बिजनेस प्लान नहीं बना सकते। ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बीच में एक व्यक्ति आता है और वो एक कंसेप्ट देता है। इनका ऐसा कहना है, ये हाउस होल्ड को ये समझाते हैं कि आपके जो ये 20 रुपीज़ की सेविंग है ये आप मुझे दे दो। ये 20 रुपीज़ आप किसको दे दो? मुझे दे दो। और बदले में आप मुझसे क्या ले लो? इंटरेस्ट चार्ज कर लो, मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। और कन्विंस होता है हाउस होल्ड भी कि हाँ पैसा घर पे पड़ा हुआ है, कोई काम तो आ नहीं रहा है, और हमारे फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटीज़ के लिए हमने पैसा बचा रखा है। ये जो भैया हैं ये वादा भी करते हैं कि जब भी आपको पैसे चाहिए होंगे मैं वापस भी कर दूंगा, मैच्योरिटी भी आपको मैं देता हूँ, और ऊपर से पैसे पे पैसा भी कमा के दूंगा। तो ये तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। तो हाउस होल्ड अपना सारा पैसा, सारी सेविंग किसके पास रख देती है? इस व्यक्ति के पास। ये व्यक्ति बिजनेस में समझदार है। ये व्यक्ति घूम के जाता है फर्म के पास और फर्म से बोलता है कि मैं जानता हूँ आपके पास इकोनॉमी की वजह से पैसा कम है, तो आपको पैसा चाहिए एक्सपांशन के लिए या स्मूथ वर्किंग के लिए या और भी किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए हो सकता है, तो मैं आपको लोन देने को तैयार हूँ। आप मेरे से लोन ले लीजिए, मैं आपको 20 रुपीज़ का लोन देने के लिए तैयार हूँ।
रियलिटी में 20 नहीं होता है, कम होता है, 15-18 ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल को ईजी रखने के लिए मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि 20 रुपये लोन देने की सोची गई। फर्म का ये होता है कि आप हमें 20 रुपये देंगे एज अ लोन, तो बदले में क्या लेंगे, तो हम बोलते हैं कि हम आपसे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एक तरफ इंटरेस्ट पेबल है और एक तरफ इंटरेस्ट चार्जेबल है। फर्म पूछती है कितना इंटरेस्ट पे हम मुझे आपको देना पड़ेगा, तो हम कहते हैं 12%। बैकएंड पे हाउस होल्ड पूछता है कि हमें आपको कितना, आप मुझे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हम कहते हैं 8%। 12% लिया, 8% दिया, तो कितना परसेंट कमा लिया, 4%। तो एक तरीके से तो कमर्शियलाइजेशन है पैसे का, पैसा भी रोटेट हो गया। आप देखोगे तो इकोनॉमी में वापस 100 रुपये आ गए, जिनके पास सेविंग थी वो इन्वेस्ट हो गई। तो हम बोल सकते हैं ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाई, ये कहाँ से कहाँ तक की, ये सेविंग टू इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है। हम सेवर से क्या बन गए, इन्वेस्टर बन गए। और ये सेवर से इन्वेस्टर बनने के लिए हमारी मदद किसने करी, एक व्यक्ति ने करी। क्या इस व्यक्ति ने भी बीच में पैसा कमाया, तो बिल्कुल कमाया, ये भी इसका बिजनेस है। अब बता दीजिए इस व्यक्ति का नाम क्या है, इस व्यक्ति का नाम और कुछ नहीं है, इस व्यक्ति का नाम फाइनेंशियल मार्केट है। क्या नाम है इसका, इस व्यक्ति का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड सो मेनी थिंग्स लाइक बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग बोर्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब को हम किस में कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में कंसिडर करते हैं। तो क्या आपको थीम समझ में आ गया फाइनेंशियल मार्केट का, तो आपको ये समझ में आ गया कि पैसे का रोटेशन कराना है। और मेन चीज़ क्या है, जो लोग सेवर हैं, जो सेविंग करते हैं, उस पैसे को कहाँ लेके जाना है, अपने को इन्वेस्टर तक लेके जाना है, मतलब फर्म्स तक लेके जाना है। बीच में मीडिएशन का, मीडियन का काम कौन करेगा, फाइनेंशियल मार्केट करेगा। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से एक स्टिकी नोट लगाओ और ये डायग्राम बनाओ। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। फिर रीडिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे जल्दी से। डन, आओ जी रीडिंग करें थोड़ी सी। Financial market is a system that connect household which are savers and business firm which are investors। क्या ये डायग्राम भी आपको समझा पाया कि ये दोनों को कनेक्शन में हम लेके आते हैं थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। इन एन इकोनॉमी household generates surplus fund through saving while firm require fund for investment and expansion। Financial market act as a link between both of them by mobilizing saving and directing them toward to productive investment opportunity। ये क्रक्स है, कोई भी पूछे कि क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, तो ये 4 लाइन आपको बोलना है। दिस प्रोसेस ऑफ इज नोन एज अलोकेटिव फंक्शन। ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, एग्जाम और एमसीक्यू के लिए काम का है। फाइनेंशियल मार्केट क्या परफॉर्म करता है, अलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है। सेवर से पैसा लेके अलोकेट करता है किसको, फर्म्स को। इट इंश्योर्स दैट फंड आर चैनल्ड इनटू द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव यूजेस
When this function is performed effectively, two important outcomes occur. दो major outcome होते हैं फाइनेंशियल मार्केट. कोई आपसे पूछे कि मेरे पास घर में पैसा रखा है, मैं फाइनेंशियल मार्केट में क्यों लगाऊं, क्या फायदा होगा, तो दो मेजर आउटकम होंगे. वो दो आउटकम क्या हैं, आइए पढ़िए. नंबर वन, हाउस होल्ड अर्न हायर रिटर्न ऑन देयर सेविंग. जो सेविंग घर पे रखी थी उसका कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे यूज हो जाती, लिक्विडिटी हाई होती, लेकिन उसको फाइनेंशियल मार्केट में रखने से एक तो वो रिटर्न भी कमा के देती है, दूसरा लिक्विडिटी भी मेंटेनेबल रहती है. स्केयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू फर्म विद द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रमोटिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ. कंसेप्चुअली बात ये समझ में है कि पैसों की कमी हमेशा बिजनेस को रहती है, और वो कमी हमने खुद ही इकोनॉमी से पूरी कर दी, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और फर्म्स की भी ग्रोथ होगी. तो ये दो मेजर आउटकम आपको क्लियर होना चाहिए. फंड्स कैन बी अलोकेटेड थ्रू टू मेन मैकेनिज्म. नंबर वन बैंक, नंबर टू फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इटसेल्फ इंक्लूड्स बैंक. फिर भी हम एक बार पढ़ के देखेंगे ये क्या कहना चाहते हैं. हाउस होल्ड डिपॉजिट देयर सेविंग इन द बैंक which lend these funds to the business firm. इसी को कमर्शियल बैंक भी बोला जाता है. Household directly invest in shares, debentures, bond issued by the company. फाइनेंशियल मार्केट का मेजर प्रिसाइज ये है कि हम आपके साथ इंस्ट्रूमेंट्स पे डील करेंगे, सिक्योरिटीज़ पे डील करेंगे, जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गए. वहीं पे पैसा जमा करना और पैसा लेंड करने का काम एक्सक्लूसिवली किसको दे दिया गया है, बैंक को दे दिया गया. फिर बैंक में भी सब कैटेगरीज हैं, और एक और एलिमेंट भी हम देखते हैं एनबीएफसीज का, जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम करते हैं. तो इसीलिए हमारे पास दो कैरेक्टर होते हैं मेजरली, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट. लेकिन कवरेज में हम बैंक को भी फाइनेंशियल मार्केट ही मानते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम फंड्स सेवर टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट. क्या वर्ड आया है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. क्या मतलब होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का? सेवर से पैसा जब इन्वेस्टर तक जाए, सेवर जो थे वो अब क्या बन जाए, इन्वेस्टर बन जाए, तो हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन हो रहा है. बोथ बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरीज एंड प्रोवाइड हाउस होल्ड विथ ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर देयर सेविंग. क्या बात क्लियर होती है आपको? बोलो जी, पक्का. तो अब हमारे सामने ना दो बड़े सवाल है. सर एक चीज़ तो हमें इकोनॉमिक्स में ही सीख ली थी, कमर्शियल बैंकिंग पढ़ते हैं, मनी क्रिएशन पढ़ते हैं कि पैसा प्राइमरी डिपॉजिट में रखा, एलआरआर सीआरआर में रखा, सेकेंडरी डिपॉजिट में गया, मनी क्रिएट हो गया, समझ आता है, राउंड वन राउंड टू. व्हाट अबाउट फाइनेंशियल मार्केट? तो फाइनेंशियल मार्केट में हम क्या बोलेंगे कि जो बैंक नहीं है लेकिन उसके अलावा भी फंडिंग सोर्स है. तो अब फंडिंग सोर्स दो होते हैं, या तो इक्विटी फंड होगा या तो बोरोड फंड होगा. क्या सीखा आपने? ओनर फंड और बोरोड फंड. ओनर फंड की जो कैटेगरी है उसमें हम शेयर्स को रखते हैं, फिर हम रिटेन अर्निंग को रखते हैं. बोरोड फंड की जो कैटेगरी है वो बहुत लंबी है. हम बैंक के लोन रखते हैं, डिवेंचर रखते हैं, बॉन्ड्स रखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका नेचर किसके जैसा होता है, लोन जैसा होता है, बोरोड फंड जैसा होता है. तो ये चैप्टर कोशिश करेगा कि आपको ओनर फंड और बोरोड फंड के तरीके समझा दे कि मार्केट में क्या क्या स्कोप और क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है, कि कल को आप जब बिजनेस करें और आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आपके पास अवेयरनेस हो कि इन सब चीज़ों से भी मैं पैसा जनरेट कर सकता हूँ. अगर मेरे पास बैंक लोन की फैसिलिटी नहीं है, अगर मेरे पास खुद की सेविंग नहीं है, ओनर फंड नहीं है, तो मैं बोरोड फंड कैसे बनाऊँ? अगर मेरे पास बोरोड फंड है तो मैं ओनर फंड कैसे बनाऊँ? वहीं पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा कि ओनर फंड और बोरोड फंड का यूज़ करके मैं बिज़नेस को कैसे बड़ा करूँ. ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को लिंक में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो बचा हुआ पार्ट जल्दी से पढ़िए और फिर हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पे. पहला फंक्शन जो हम देखते हैं वो देखते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. सेविंग्स को हमने किस में शिफ्ट कर दिया है? बोलो, आवाज़ नहीं आई मुझे. सेविंग्स को किस में शिफ्ट कर दिया है हमने? किस में कर दिया है? इन्वेस्टमेंट में. फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर फंड फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स एंड चैनल देम इनटू प्रोडक्टिव यूज. वन लाइनर क्या है, पढ़ के बताओ जल्दी से. कन्वर्ट सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट. दूसरा फंक्शन क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मार्केट का? फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी.
प्राइस डिस्कवरी क्यों? क्योंकि अब आपने डिमांड सप्लाई बनाई है, डिमांड सप्लाई बनाई है तो आपको प्राइस भी मिलेगी यहाँ पे। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहे हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट खरीदना चाहते हैं, देयर इज़ अ मार्केट नाउ। सप्लायर अपनी डिमांड रखेगा प्राइस के लिए, डिमांड करने वाला नेगोशिएट करेगा और प्राइस को फाइनलाइज करेगा। प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड created by business firm and supply household force in the market. Demand and supply decide the asset price. Then we have providing liquidity. एक और काम जो मेजर है फाइनेंशियल मार्केट का वो क्या है कि लिक्विडिटी रखेगा। देखो शुरू में भी मैंने कहा, घर का व्यक्ति क्यों बोलेगा मैं पैसा आपको दूं, मेरा पैसा सेविंग में रखा है, मेरे पास रखा है, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं यूटिलाइज करूंगा, अगर इमरजेंसी आ गई तो मैं कहाँ आपसे मांगने आऊँगा। पर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हम आपको लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेंगे, जब आपको लगे पैसा विड्रॉ कर लेना, जब आपको लगे एक सर्टेन टाइम के बाद पैसा विड्रॉएबल हो जाएगा। इन्वेस्टर कैन इजीली बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट कन्वर्टिंग देम इनटू कैश व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ensure easy convertibility into cash. Lastly, we have reducing transaction cost. Financial market provide information, a common platform for buyer and seller, saves time, effort and money, जिससे क्या कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है। आप कहाँ जाओगे ढूंढने कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो कई बार बैंक ही आपको समझा देगा। आजकल तो इतने सारे ऐप है फाइनेंशियल बेस्ड, जिसमें से ग्रो है, जीरोदा है, ये सब आपको इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म समझा देते हैं। म्यूचुअल फंड की एजेंसीज हैं, सेपरेट ऐप है, वो आपको समझा देते हैं। एसआईपी आज हमारे लिए कॉमन वर्ड है, कान पे टकराता है। एक समय था जब एसआईपी करने वाले को हम बहुत अलग मानते थे कि अरे तो 10 साल पहले एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी चीज़ होती थी। उसके अवेयरनेस के लिए हमको टीवी पे ऐड चलाने पड़ते थे और आखिरी लाइन को फास्ट फास्ट बोलना पड़ता था कि म्यूचुअल फंड में वित्त जोखिम शामिल है, पैसे का नुकसान हो सकता है, तो जल्दी जल्दी बोलते थे ताकि नेगेटिव मार्केटिंग ना हो जाए। पर अभी तो क्या हम सब समझते हैं कि सेविंग करने से ज़्यादा बेटर क्या है, इन्वेस्टिंग करना। रिड्यूस टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट ऑफ ट्रेडिंग, दीज आर 4 फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन। मुझे जल्दी से रिपीट करके बताओ। पहला फंक्शन क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। दूसरा क्या है, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। देन प्रोवाइडिंग, देन रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन। अगर 4 हैं तो 4 जब भी कोई चीज़ मिलती है तो अपन क्या बनाते हैं, स्क्वायर। तो एक जरा जल्दी से स्क्वायर बनाओ। ट्रायंगल बनाते हो 4 में, 4 नाम लिखो और फिर हम चलें आगे की ओर। क्या 4 नाम है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, फैसिलिटी ऑफ प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी और रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। आओ जी, अब एक और टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को 2 भागों में बांटा गया है। स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है मैंने, क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। फाइनेंशियल मार्केट को बांटते टाइम हमने पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चूज किया है। अगर मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर आती है तो दूसरा एलिमेंट होगा कि मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर आ जाए। यही 2 बातें हो सकती है। अगर लेस देन 1 ईयर आती है तो हम बोलते हैं मनी मार्केट, क्या नाम बोलते हैं। और अगर मोर देन 1 ईयर आती है तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट आगे फिर बढ़ के और 2 हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए क्लासिफिकेशन में हमें क्या ध्यान रखना है, अगर 1 साल के अंदर आपका फंड मैच्योर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, मनी मार्केट है। 1 साल से ज़्यादा समय लगा तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल मार्केट है। एक टेबल बनाया है मैंने, जल्दी से पढ़ के बताओ क्या लिखा है उसमें। मैच्योरिटी पीरियड के बेसिस पे मनी मार्केट डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच with maturity less than 1 year, whereas capital market deals in financial instrument with the maturity of more than 1 year. Very simple. तो अब तो जल्दी जल्दी रीडिंग करना है, जल्दी जल्दी टेबल पढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आइए फटाफट। इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है भाई, देखिए। मनी मार्केट
इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। कौन से फंड के लिए ये? शॉर्ट टर्म फंड का मतलब क्या हुआ? मैच्योरिटी कब तक होगी? अप टू 1 ईयर। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है? लो रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं है, अनसिक्योर्ड है, बहुत ज़्यादा आपको असेट रखने की ज़रूरत नहीं है, हाईली लिक्विड डेट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जैसे ही आपका 1 साल होगा लिक्विडिटी कन्वर्ट हो जाएंगे। और वर्ड इन्होंने यूज़ किया डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यहाँ पे ओनर फंड की चर्चा नहीं हो रही है। कौन से फंड की चर्चा हो रही है? बोरोड फंड की चर्चा हो रही है। पर्पस क्या है? मीट टेम्पररी कैश शॉर्टेज, अगर आपके बिजनेस की रनिंग में पैसों की कमी आ जाती है किसी कारण से, उसके लिए, या फिर सरप्लस फंड को डिप्लॉय करने के लिए। थोड़ा सा पैसा लेके और आप इन्वेस्ट करेंगे और थोड़ा पैसा बनाना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन टेन्योर कैसा है? 1 साल से कम। कोई फिक्स प्लेस नहीं है, टेलीफोन और इंटरनेट पे एक्सेस हो जाता है ये। मेजर पार्टिसिपेंट कौन है? ये वर्ड बेटा ध्यान रखना, पार्टिसिपेंट। मेजर पार्टिसिपेंट कौन है? आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, स्टेट बैंक इन्वॉल्व है, कॉरपोरेट हाउस है और म्यूचुअल फंड। ये सब लोग मिलके क्या बनाते हैं? मनी मार्केट। क्या ये बात क्लियर होती है? मनी मार्केट समझ आया आपको? अच्छे से मीनिंग क्लियर हुआ? अब सवाल आता है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। देखिए सामने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने सामने? 5 एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमको मिलेगा पढ़ने को, वो मिलेगा ट्रेजरी बिल, जिसका नाम क्या है? टी बिल। टी बिल बोले तो चाय का बिल नहीं, ट्रेजरी बिल। पूरा नाम क्या है? ट्रेजरी बिल। अब टेबल को समझना, उसके बाद पढ़ना है ना, बिना टेबल समझे पढ़ना स्टार्ट मत करना, ठीक है? बहुत आराम से समझना पहले बात को। टेबल को कैसे लिखा है अपन ने? तो पहले टेबल के हेड्स को देखो आप। इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा है, मीनिंग लिखा है, किसने इशू किया ये लिखा है, मैच्योरिटी क्या है ये लिखा है, पर्पस क्या है, रिस्क क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वन लाइनर क्या है। इससे क्या हो गया? अब मेरे को ट्रेजरी बिल को पढ़ने में फ्रैक्शन का 2 हिस्सा लगना चाहिए। 20 सेकंड से ज़्यादा मुझे नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पूरा ट्रेजरी बिल पढ़ता तो ये 4 बातें निकालता। कौन इशू करता है, कैसे इशू किया जाता है, कब काम आता है, ये सबको मैंने किस में लिख दिया है? टेबल में। तो ये टेबल सिर्फ समझा नहीं रहा है, कंपैरिजन भी करके दे रहा है, राइट? तो अब जो एग्जाम में चिट बनाने वाले हैं उनके लिए बहुत काम का टेबल है, लेकिन जो कंपेरेटिवली याद करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत काम का टेबल है, ठीक है? क्योंकि अपन तो दोनों तरफ के बच्चों को लेके चलते हैं कि हाँ ले जाना, पर नीचे बाएं में उलटा देना। मेरे को बोला इस पे आप आपका वो लगाओ, वाटर मार्क टाइगर वाला। मिलना नहीं, वो कोई बच्चा चिट में ले गया तो अपन फंस जाएंगे, इसलिए अपन ने मैंने, और आप देखो टेबल भी काट काट के लगाया मैंने, चिट भी ना बना पाए। और चिट बनाने के लिए खुद ही बनाएगा तो याद ही हो जाएगा, तो साइकोलॉजिकली प्रहार करना पड़ता है। आइए, नंबर 1 व्हाट वी हैव? ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन इशू करेगा इसको? बाय डिफॉल्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी पार्टिसिपेट करती है फाइनेंशियल मार्केट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हिंदुस्तान में ही रहते हो ना आप लोग, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आरबीआई। तो कौन इशू करेगा इसको? आरबीआई, ठीक है? दूसरा, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। 100 की चीज़ 90 पे देंगे, लेकिन जब रिडीम करेंगे तो कितने पे करेंगे? 100 पे। तो 10 रुपये अपन कमा लेंगे, लॉजिकल बात। मैच्योरिटी कैसी होती है? 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। लेस देन 1 ईयर ही होगा क्योंकि ये कौन सा मार्केट है? मनी मार्केट है। क्यों करना है? मीट शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट फंडिंग नीड्स। कभी कभी छोटे छोटे समय के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तब इसका यूज़ किया जाता है। वेरी लो रिस्क, रिस्क जैसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल है 91 डे टी बिल इशूड बाय आरबीआई, ठीक? ट्रेजरी बिल क्लियर हुआ? कौन इशू करेगा? आरबीआई। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। इशूड होगा डिस्काउंट पे, रिडीमेबल होगा पार पे। क्या मैं एक बार समझाऊं इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार क्या होता है? समझ आता है ना आपको? जैसे अगर मैं फिर भी बोल के बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा, मान लीजिए ये 2 लोग हैं। अब इन्होंने आपको एक डॉक्यूमेंट इशू किया, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट की वैल्यू 100 रुपीज़ है। कितनी रुपये है? 100 रुपीज़, ठीक है? लेकिन जब ये आपको इशू किया जाएगा तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 90 रुपये। कितने रुपए मिलेंगे? अब क्या होगा जब आप रीपे करोगे, क्योंकि ये तो डेट इंस्ट्रूमेंट है,
उधारी का पैसा है, पैसा वापस करना पड़ेगा। आपको मिले कितने, 90, वापस आप कितने करोगे, 100, तो आप 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो रिडीमेबल एट पार हो गया और इशूड एट क्या हो गया, डिस्काउंट। इस भाई ने कितने रुपए कमाए, वही 10 रुपये जो इसने आपको कम दिए थे। क्या ये बात क्लियर होती है, पक्का, बढ़िया। नाउ मूव टू अनदर कमर्शियल पेपर। क्या नाम है भाई, कमर्शियल पेपर। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे वादा किया जाता है, वचन दिया जाता है कि मैं धारक को या जो भी व्यक्ति है रिस्पेक्टिव उसको इतने इतने पैसे देने का वचन देता हूँ। ये प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विशेष की शादी के बाद हम उसको ये पेमेंट करेंगे और विशेष की शादी ही ना हो, या फिर ये तो क्लियर ही नहीं है कि विशेष की कौन सी शादी के बाद या कौन सी वाली से शादी के बाद, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं ना। तो इसलिए अनकंडीशनल होना चाहिए। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ये कौन इशू करता है, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज करती हैं। यहाँ पे आरबीआई नहीं है, देख लीजिए कौन इशू करेगा इसको, क्रेडिट वर्दी कंपनीज, जो जानती हैं कि सामने वाले के पास क्रेडिट फैसिलिटी है और आप उनको पैसा दे दोगे, नहीं दोगे तो आपसे निकलवा भी लेंगे। डेज फ्रॉम 15 to 1 year, कम से कम 15 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए। वर्किंग कैपिटल के लिए, ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है आगे अपन एक जगह पढ़ लेंगे। फिर क्या है, रिस्क। रिस्क मॉडरेट है, जैसे टाटा मोटर्स इशूइंग सीपी, ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल चलता है। टाटा मोटर के कमर्शियल पेपर यूज होते हैं, मार्केट में इशू रहते हैं। देन वी हैव कॉल मनी। अब ये कॉल मनी जो चीज़ है ना, ये बैंक टू बैंक चलती है। फिर मैं पढ़ के समझाता हूँ। वेरी शॉर्ट टर्म फंड, रीपेबल ऑन डिमांड, जब मैं मांगू वापस मुझे वापस कर देना। कमर्शलाइज बैंक इंटर बैंक मार्केट में, जैसे मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ, आप एक बैंक है, आपको इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने आपको पैसा दे दिया, तो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन में मैं इसको क्या बोलूँगा, कॉल मनी बोलूँगा। बदले में कमाएंगे क्या, तो ब्याज लूँगा आपसे, इस ब्याज को बोलते हैं कॉल रेट। क्या बोलते हैं, कॉल रेट, है ना। कॉल रेट तो समझते ही हैं लोग, बहुत जगह पे होता है कॉल रेट। तो कॉल रेट यूज़ करा जाता है और ये डिमांड पे होता है, मतलब जब बैंक सामने वाला बोलेगा कि आप मुझे पैसा वापस कर दो तो मुझे वापस करना पड़ेगा। कम से कम 1 से 15 दिन तक के लिए होता है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए 1 साल के लिए पैसा नहीं देते हैं, ध्यान से पढ़ना। 1 to 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा के लिए किसी बैंक को एक बैंक पैसा ज़्यादा नहीं देता है। इमरजेंसी है ना आपके पास, तो बैंक में पैसा आता रहेगा, फ्री पे कर दीजिएगा। मेंटेनिंग सीआरआर और मैनेजिंग लिक्विडिटी, मेजरली यूज इसका सीआरआर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। लो बट वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इसका कैसा है, वॉलेटाइल है। बैंक बोरोइंग ओवरनाइट टू मीट सीआरआर, इसके लिए हम इसका यूज मेजरली करते हैं। क्या नाम है इसका, कॉल मनी। कितने इंस्ट्रूमेंट देखे अभी तक आपने, 3। पहला क्या था, ट्रेजरी बिल, दूसरा क्या था, कमर्शियल पेपर, और तीसरा क्या है, कॉल मनी। देन वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या नाम है इसका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी। इट इज अ अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बेयरर फॉर्म। बेयरर फॉर्म मतलब जिसके पास ये होगा उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू करते हैं, 3 महीने से 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी होती है। फंड रेज करना हो और टाइट लिक्विडिटी को मेंटेन करना हो तब इसकी ज़रूरत, और लो रिस्क होती है इसमें, बैंक का बैकअप इसमें आपके पास रहता है, ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशूज कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी आपको स्टेट बैंक के एग्जांपल्स में मिल जाएगा, स्टेट बैंक ने कई बार करा है। लास्टली वी हैव कमर्शियल बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज एक कॉन्सेप्ट है, क्लास 11th में जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं वो भी इसको जानते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक ट्रेड होता है, सेल परचेज के बाद हम उसको सिक्योर करने के लिए एक बिल लिख देते हैं, आपको इस बिल का पेमेंट करना होता है। तो जब वो बिल लिखा जाता है तो उसे ट्रेड बिल बोलते हैं, ठीक है। जब इस बिल को बैंक ले जाकर डिस्काउंट करा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स, बिजनेस फर्म एक्सेप्ट बाय द बैंक, यूजुअली अप टू 90 डेज, फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। रिस्क जो है वो लो है क्योंकि बैंक का सपोर्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ट्रेड बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक्स आर नोन एज कमर्शियल बिल। क्या ये ध्यान रखोगे,
तो टोटल कितने इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट में अपने पास? 5। कौन कौन से? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी इज फॉर बैंक्स ओनली, देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड देन वी हैव कमर्शियल बिल। अच्छा, अगर मैं फास्ट एक जल्दी से डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनाऊंगा? देखो, मनी मार्केट 2 भाग हो गए इसके, ठीक है। 2 भाग में से एक भाग क्या है? नहीं नहीं, एक सेकेंड, सॉरी। फाइनेंशियल मार्केट 2 भाग, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की जो मैच्योरिटी है वो कितनी है? लेस देन 1 ईयर। इसमें कितने एलिमेंट आते हैं? 5। मेरे को नाम बताओ, पहला क्या है? ट्रेजरी बिल, दूसरा कमर्शियल पेपर, फिर कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और लास्ट क्या है? कमर्शियल बिल। तो एक पूरा पार्ट तो कवर हो गया। अब क्या बच रहा है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट होते हैं 2, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को आपका स्टॉक एक्सचेंज ही बोलते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट कवर किया, अब आगे चलेंगे। आइए, लेट्स मूव टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मार्केट के डिफरेंस में एक चीज क्लियर हो गई थी कि कैपिटल मार्केट वो मार्केट होगा जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाएंगे, और ये इंस्ट्रूमेंट्स कितने समय के लिए होंगे? 1 साल से ज्यादा के लिए होंगे। The capital market refers to a financial system that provide, facilitates and institutional arrangement of raising fund and investing long-term fund both in the form of debt and equity। ध्यान सुनना, मनी मार्केट में इक्विटी की चर्चा नहीं थी, मतलब ओनर फंड नहीं था। लेकिन कैपिटल मार्केट में इक्विटी की चर्चा है। तो अगर मैं वापस से डायग्राम बनाऊं कि फिनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है, तो मनी मार्केट ओनली डेट है, लेकिन कैपिटल मार्केट में डेट भी है और इक्विटी भी है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर इसी पे चलेगा। कितना फंड लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और अगर कमा लेंगे तो उसका क्या करना है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव of the capital market is to promote economic growth and development by directing long term saving into the most productive use. The capital market consists of financial institution and intermediaries such as development bank, commercial bank and stock exchange. आइडियल कैपिटल मार्केट वो होता है जो फंड अवेलेबल कराए एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अब यहाँ से एक वर्ड आपके दिमाग में हिट करना चाहिए जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम है? अब कैपिटल कैन बी ऑफ 2 टाइप, ओनर फंड एंड बोरोड फंड। बोलो भाई। अब होता यूँ है कि जब भी हम पैसा रेस करेंगे, भले हम ओनर फंड रेस करें, भले हम बोरोड फंड रेस करें, कुछ ना कुछ खर्चा हमें लगेगा। जैसे जो लोग बोलते हैं हम जॉब करते हैं, हमको सैलरी मिलती है, तो सैलरी कमाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है आपको। कैसे? आप यहाँ रहते हो, आपका ऑफिस यहाँ है, तो आपको ऑफिस तक जाना पड़ेगा। ये खर्चा तो आप पहले करोगे ना, इसके बाद सैलरी आपको मिलेगी। तो ये खर्चे में आपका पेट्रोल आ गया। फिर आप मान लीजिए रेंट के घर पे रहते हो, खाना मैनेज करते हो, ये सारी चीज़ें क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्किंग है। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ वर्किंग। वैसे कैपिटल रेस करने के लिए भी क्या लगती है? कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर 4 वेराइटी है तो वो कैपिटल बेस्ड है जिसकी कॉस्ट क्या हो? सबसे ज़्यादा कम। मतलब मुझे एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए विशेष भाई है, विशेष भाई मुझे लोन दे रहे हैं 12% पे, और वहीं पे वेदांत भाई है, वो मुझे लोन दे रहे हैं 10% पे, तो मैं 10% वाला प्रेफर करूंगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम किसकी है? वेदांत के पास है। पैसा उतना ही मिलेगा लेकिन मेरी तरफ से जो ब्याज का खर्चा है वो क्या हो जाएगा? कम। तो कैपिटल मार्केट की कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी वो फंड रेस कराएं उसका कॉस्ट फॉर कैपिटल क्या हो? रीजनेबल हो, ठीक है। A well-functioning capital market contributes significantly to overall development of the financial statement, in fact in the growth of economic development। ठीक, तो मैं चाहता हूं एक बार पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लो तो कैपिटल मार्केट की डिटेलिंग क्या है आपको क्लियर हो जाए।
हाँ हाँ, एक शूट इनका भी कर सकते हैं क्या अपन, इनको आगे बैठा के, है ना, सफिशिएंट है इतने। तो अभी एक चैप्टर के बाद ब्रेक दूंगा, तो अभी तो आप हो, तब कर लेंगे, ठीक है, तब तक आप सोच लो। हाँ, तुमको फीचर करे, चाना, चाना तो मेरी सारी वीडियोस में फीचर होती है ना। चाना ने तो मुझे काम दिया है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे काम देने वाला कौन था, गॉड मदर है। चाना जब बड़ी फिल्म स्टार बन जाएगी तो मेरे को याद रखेगी। अच्छी फिल्में करना बेटा, है ना। नहीं बेटा, बहुत कुछ मिल जाता है ऐसे में, कुछ ऐसा मत करना कि मुझे बताने में भी लगे कि बढ़िया, बिल्कुल स्पाई वाई टाइप एकदम। Done with this. Now let's move to the main topic. Capital market includes primary market and secondary market. आइए जी, अब पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का एक नाम और है, क्या नाम है मुझे बोल के बताओ। न्यू इशू, अरे मुझे आवाज नहीं आई, क्या नाम है इसका, न्यू इशू। न्यू इशू मार्केट का मीनिंग क्या हुआ, मार्केट व्हेन वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, होता है ना, फर्स्ट टाइम है हमारा, वो वाला मार्केट है ये, कि पहली बार जो इशू की जाएंगी सिक्योरिटीज मार्केट में जीवन में कभी बार, वो यहाँ होती है। मतलब पहली बार अगर आप शेयर इशू करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कहाँ इशू होगा, प्राइमरी मार्केट में। तो जिनका बार बार है वो कहाँ जाए, वो कैपिटल मार्केट में, क्योंकि अब आपने कैपिटलाइज कर लिया ना उस चीज़ को, तो आप कैपिटल मार्केट में जा सकते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन तुम यहाँ हंस कर रहे हो यार, मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर टू दी एंटरप्रेन्योर्स। जो आपने बचा के रखा है, होता है ना कि हम ये सेविंग करके रखेंगे, इसको आपको किसको सौंप देना है, इन्वेस्टर्स को, जो इसका क्या करें, फायदा उठाएं, किसका, फंड्स का। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड एंड इंडिविजुअल्स आर दी पार्टिसिपेंट ऑफ दिस मार्केट। मेजरली जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन एंड डिपॉजिट। क्या आप बता सकते हो इसमें से इक्विटी कौन कौन से हैं, मतलब दो फंड होते हैं ना, ओनर फंड, बोरोड फंड, तो इक्विटी फंड और बोरोड फंड, तो इक्विटी फंड कौन सा है इसमें से, इक्विटी शेयर इक्विटी फंड है, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी फंड है, मतलब ओनर फंड है, और बाकी ये तीनों क्या है, बोरोड फंड है। मतलब प्राइमरी मार्केट में भी आपको क्या मिल जाएगी, इक्विटी मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा। ये मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मनी मार्केट का मैं एमसीक्यू पूछूं और उसमें बताऊं कि मैंने इक्विटी रेस करी थ्रू मनी मार्केट, बताओ स्टेटमेंट सही है कि गलत। तो आपको बताना है कि मनी मार्केट में तो इक्विटी होती ही नहीं है भाई साहब। एक साल के अंदर के लिए कौन ओनर फंड लगाएगा, हम तो अपना पैसा तब लगाएंगे जब साल भर से ज़्यादा रिटर्न हमको निकालना होगा, राइट। उस तरीके से अपने को सोचना आना चाहिए। पर्पस ऑफ फंड क्या है यहाँ पे, न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, मर्जर, टेक ओवर्स, जितने भी चीज़ों से आप बिजनेस में जो भी बड़ी डील होगी वो सब यहीं से होगी, ठीक है। तो आपने शायद अकाउंट्स पढ़ लिया होगा, अकाउंट्स पढ़ा आपने क्लास 12 का, उसमें कंपनी की बुक आती है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इशू ऑफ शेयर, जर्नल एंट्री डालते हैं हम, क्या एंट्री डालते थे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, तो लिखते थे ना इक्विटी शेयर, तो वो इक्विटी शेयर यही वाले इक्विटी शेयर है। हम इक्विटी शेयर क्यों इशू करते हैं, या तो हमें कोई न्यू प्रोजेक्ट लाना हो, एक्सपांशन करना हो, डाइवर्सिफाई करना हो, ये सब चीज़ों के। वन लाइनर ये है कि प्राइमरी मार्केट डील्स विथ न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। देखो एनसीईआरटी में ये चैप्टर, दोनों तीनों चैप्टर जो लिखे ना वो बहुत डिटेल्ड और बहुत बड़े लिखे। मेरी कोशिश है कि हर डिटेल कवर हो जाए, लेकिन कैसी हो जाए ना, एक एक लाइन में हो जाए, छोटा सा पढ़ा क्लियर हो गया, छोटा सा पढ़ा क्लियर हो गया, ऐसा। अब एक लेवल अप का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, हॉट्स आप इस पे लिख लीजिए, इसका नाम है मेथड ऑफ फ्लोटेशन। वैसे तो मीनिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट आपको समझ में आ गया, अब पहले मैं आपको मेथड ऑफ फ्लोटेशन बताऊंगा।
कि फ्लोटेशन क्या होता है? फ्लोटेशन मतलब ये जो हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पैसे को इनकरेज करना, सेवर से इन्वेस्टर तक लाना। अब इसके कुछ मेथड है इनिशियल मार्केट में, वो कौन कौन से मेथड है उसको कवर करेंगे। आइए, नंबर वन वी हैव ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इसको हम बोलते हैं पब्लिक इशू। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सुनी? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है? जो पब्लिक कंपनी है वो मार्केट में अपने सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं कर सकती। तो अगर ये बोल रहे हैं कि हम ऑफर लाएंगे थ्रू प्रोस्पेक्टस, मतलब पब्लिक इशू लाएंगे, और पब्लिक इशू लाएंगे तो ये कौन सी कंपनी होगी? बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक कंपनी होगी, जो कि लिस्ट भी हो चुकी होगी या लिस्ट होने वाली है या होना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। कंपनी इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब थ्रू देयर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली एन इन्विटेशन, जिसके थ्रू आप कंपनी को बोलते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। डायरेक्ट अपील टू पब्लिक मस्ट फॉलो कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइन, lies on any stock exchange, listed on any stock exchange. IPO issued to public via prospectus is considered as a real example of this part. Direct public invitation to invest is the one liner for offer through prospectus. तो पहली बार अगर आपको ऑफर लाना है तो कैसे लाओगे? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। क्या ये जानते हो? याद रहेगा पक्का? सेकेंड वी हैव OFS, ऑफर फॉर सेल। क्या नाम है इसका? ऑफर फॉर सेल। क्या होता है सर? सिक्योरिटीज सोल्ड थ्रू इंटरमीडिएटरीज लाइक ब्रोकर। आपने अपने शेयर ब्रोकर को बेच दिए, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, आपने ब्रोकर को बेच दिया 10 में, ब्रोकर इसको बेच देगा आगे 11-12 में, आपको 10 रुपये वापस मिल जाएंगे। आप अगर इशू भी करते तो कितने पे करते? 10 पे। पर आपको मार्केट पे अभी भरोसा नहीं है, आपको ये डर है कि पता नहीं मार्केट में कोई एक्सेप्ट करे ना करे, तो आपने बीच में किसको ले आए? एक इंटरमीडिएटरी को इन्वॉल्व किया। कंपनी सेल टू इंटरमीडिएटरीज हु रीसेल टू दी पब्लिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एज अ न्यू कंपनी आया, मेरी अभी मार्केट में इतनी होल्ड नहीं है, लेकिन विशेष एक एग्जिस्टिंग ब्रोकर है जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी होल्ड है। मैंने ये शेयर्स विशेष को बेच दिए, जितने की मेरी फेस वैल्यू थी रिसीव कर ली, अब विशेष इनको आगे रीसेल कर देगा, तो मार्केट तक तो पहुंच ही गया मेरा पैसा। कोल इंडिया लिमिटेड स्टेक, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, IPO, OFS पोर्शंस, ये सब इस तरीके के पार्ट हैं जिन्होंने क्या करा है? ऑफर फॉर सेल के थ्रू कंपनी के लिए पैसा रेस किया है। देन वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट। शार्क टैंक देखा? शार्क टैंक इज व्हाट? प्राइवेट प्लेसमेंट। बस आपने उसमें क्या कर रखा है? वीडियो बना रखा है। जैसे मैं मान लीजिए शार्क हूँ और आप पिच करने के लिए एंटरप्रेन्योर हैं, आप जो जो बातें आप और मैं करेंगे वही सब बातें शार्क टैंक में दिखाई जाती हैं। तो बेसिकली ये शार्क टैंक में आ गया इसलिए क्या? नहीं, ये सालों से होता था, बंद कमरे में होता था, बोर्ड रूम में होता था, पर शार्क टैंक ने क्या किया? इसको वीडियो वालाइज कर दिया। वीडियो बना लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि शार्क पिक्चर से क्या पूछता है और पिक्चर शार्क को क्या चीज़ें समझाता है। ठीक है। सिक्योरिटीज अलॉटेड टू सिलेक्टेड इन्वेस्टर, कुछ इन्वेस्टर्स को, फास्टर चीपर देन पब्लिक इशू, सिलेक्टिव अलॉटमेंट इज देयर। ये स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनीज के लिए। किसके लिए बेटा ये? क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर तो ला नहीं सकती, तो वो जाएंगे किसके पास? प्राइवेट प्लेसमेंट के पास। शार्क टैंक इंडिया फंडिंग डील्स एग्जाम्पल भी डाला हुआ है। चलो, देन वी हैव राइट इशू। अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है पर समझने वाली चीज़ है। मान लीजिए आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप क्लास 11 में भी मुझसे पढ़े, क्लास 12 में भी मुझसे ही पढ़े। तो जब आप क्लास 11 में मुझसे पढ़े तो मैंने आपको एक राइट इशू दिया था, बताया नहीं था तब पर दिया था। मैंने आपको कहा था कि क्लास 12 जब स्टार्ट होगी तो और भी बहुत सारे बच्चे आएंगे, पर क्योंकि आप पुराने बच्चे हो तो एक राइट मुझे को आपको देना है कि आप है ना सब लोग मिलके जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो, क्लास 12, ताकि हम लोग मिलके पढ़ाई स्टार्ट कर दें। 15 दिन पहले स्टार्ट कर दें ताकि अपना कोर्स भी 10 दिन पहले हो जाए, 15 दिन पहले हो जाए, और मैं सिलेबस कराने की स्पीड में भी आ जाऊं, क्योंकि जो नए बच्चे आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे, टाइम लेंगे, तो वो लेट आ रहे हैं, इसके लिए आपकी पढ़ाई क्यों लेट हो। तो मैंने आपको कैसा एक राइट दिया कि जो एग्जिस्टिंग बच्चा है उसको हम राइट दे देते हैं। हो सकता है मैं आपको डिस्काउंट दे देता, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको आपकी फीस में डिस्काउंट दे दिया जाता है, इस तरीके की बात हो सकती है। वैसे ही क्या होता है
कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी जब नया शेयर इशू करना चाहती है, एक बार और इशू लाना चाहती है, तो कंपनी उन शेयर होल्डर को राइट देती है कि आप चाहो तो हम नए लोगों के पास नहीं जाएंगे, आप ही ये शेयर ले लो, कम पैसों पे ले लो। जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उनको बोनस इशू और राइट इशू करके एक चैप्टर है जिसमें इसी की अकाउंटिंग सीखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ कैसे होता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर गेट राइट टू बाय न्यू शेयर्स इशूड इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग होल्डिंग, ठीक है, यूजुअली एट डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए देवांशी के पास ऑलरेडी 5 शेयर हैं, तो मैं देवांशी को ऑफर कितने करूंगा, 2 शेयर और ऑफर करूंगा। तो मैंने रेशियो क्या लगाया, क्या मतलब 2 तो नहीं करना चाहिए, 1:2 का लगाया। तो जितने भी शेयर देवांशी के पास हैं उसके डबल में उसको दे देता हूँ। देवांशी के पास 5 है तो अब मैं उसको कितना ऑफर करूंगा, 10। खास बात ये कि आप इस राइट का एक्सेस भी कर सकते हो, चाहे तो आप इस राइट को डिनाई भी कर सकते हो, आधा आधा भी कर सकते हो, आधा एक्सेस कर लिया आधा डिनाई कर दिया। कुछ लोग इस राइट को आगे बेच भी देते हैं, तो वो सब भी डिटेलिंग है इसमें। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2020 राइट इशू, 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री भी राइट इशू लाई थी। देन वी हैव द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ई आईपीओ। आपने देखा होगा आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है, लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं, वो पेटीएम से बुक कर देते हैं जाके। तो ये जो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर नॉर्मली लाओगे तो किसके थ्रू लाओगे, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। लेकिन अगर फाइनेंशियल मार्केट के किसी ऐप के थ्रू लाओगे तो क्या बोलेंगे हम, ई आईपीओ है। कैसे होता है ये, आईपीओ कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम, एप्लीकेशन मेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड वाया ASBA एंड ब्रोकर। ये ASBA आपके अकाउंट्स की बुक में भी एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। बुक कौन सी है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए एक आईपीओ आया जिसमें एक लॉट खरीदना है और वो लॉट 15,000 रुपये समथिंग का है, ठीक है। तो आप जब आईपीओ बुक करोगे तो वो आपके 15,000 रुपये फ्रीज कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉक कर दिए, ठीक है। अब आपका आईपीओ जो ओपन है वो 3 दिन के लिए ओपन होता है, तो 3 दिन तक सब हर आदमी एप्लीकेशन लगाएगा, फिर अलॉटमेंट होगा। तो 3 दिन तक आप वो 15,000 रुपये क्या नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। 3 दिन बाद अगर आपको आपका आईपीओ खुल गया, शेयर अलॉट हो गए, तो 15,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको आईपीओ नहीं लगा तो वो जो फ्रीज हमने किया था वो फ्रीज हम हटा देंगे, अब आप उन 15,000 को खर्च कर सकते हो। तो ये जो 15,000 फ्रीज करने का कॉन्सेप्ट है ये आता है ASBA के अंदर, ठीक है। जोमेटो का आईपीओ आया था 2021 में, खूब चर्चा में रहा, उसकी चर्चा है। ऑनलाइन मेथड ऑफ इशूइंग शेयर। तो मुझे बताओ प्राइमरी मार्केट में कितने तरीके हैं अपने पास, 5। कितने तरीके हैं, 5। जल्दी से बताओ कौन कौन से, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और EIPO, ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट की तरफ जब मैं जाऊंगा तो सेकेंडरी मार्केट तो अपने आप में क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो ये तो पूरे स्टॉक एक्सचेंज की पढ़ाई करना है मुझे यहाँ पे डिटेलिंग में अलग नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, एक छोटा सा स्टिकी नोट लगाना चाहिए यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि हम है ना छोटा सा स्टिकी नोट वाला मेहनत करें। देखो क्या करोगे, समझना ध्यान से, याददाश्त के लिए मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट कितने हैं, कौन कौन से, मनी मार्केट और मनी मार्केट की खास बात क्या है, लेस देन। और कैपिटल मार्केट की खास बात क्या है, आप लिख रहे हैं ना मेरे साथ, लिखो। मनी मार्केट में सिर्फ क्या मिलेगा आपको, डेट। कैपिटल मार्केट में आपको क्या मिलेगा, डेट भी और टीवी। अब मैं आपको पूछता हूँ कि मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट के टाइप क्या हैं, और कैपिटल मार्केट में फिर 2 मार्केट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट अपने आप में क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक हेल्प करके दो, मुझे आप ये बताओ कि मनी मार्केट में पहला हमने क्या पढ़ा था, 1 ट्रेजरी बिल, दूसरा कमर्शियल पेपर, फिर कॉल मनी, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
फिर कमर्शियल बिल, ठीक है। और प्राइमरी मार्केट में अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा? पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस ओटीपी, दूसरा ऑफर फॉर सेल ओएफएस, तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, चौथा क्या है? राइट इशू, और पांचवा हमने क्या देखा? आईपीओ। कौन सा वाला? ई आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको नहीं लगता जल्दी से एक बार ये बना लेना चाहिए जिससे मेरा ये दोनों चीज़ें तो पूरी रिवाइज हो जाए? और यहाँ तो स्टॉक मार्केट अवेलेबल है ही, तो पहले आप इतना बना लो ताकि हम चलें किस पे? स्टॉक मार्केट पे। स्टिकी नोट लगाओ जल्दी से और फटाफट बनाओ इसको, नहीं तो पास में जगह होगी वहाँ बना लो। ठीक है, पक्का। नाउ लेट्स मूव टू दी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज़ स्टॉक मार्केट। अब देखो, अगर आपको याद हो जब अपन इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं तो इसमें करीबन 5-7 दिन लग जाते हैं, एक एक चीज़ पढ़ना पड़ती है। लेकिन यहाँ तो बहुत छोटे छोटे टेबल है, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। बस अब आपको क्या करना है? बहुत फोकसली 10 से 20 मिनट तक एकदम एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ना है। टेबल को ऐसा यूज़ करना है जैसे आपको सब याद आना चाहिए, ठीक है। जिस पॉइंट पर लगे डिस्कशन कर लीजिएगा, फटाफट इसको कवर करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए, सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट? नहीं, सेकेंडरी मार्केट इज इटसेल्फ अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहां पे शेयर बाजार जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं? शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। पढ़ के देखते हैं। मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अब हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब हम ये नहीं बोलेंगे जहां शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, हम क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। एग्जिस्टिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू आ चुका है, तो अब ये दोबारा इशू हो रहे हैं, इसलिए कैपिटल मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में फॉल कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। वन लाइनर, ऑल्सो नोन एज वॉट? स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। पर्पस क्या है? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को डिसइन्वेस्ट करने में हेल्प करना और न्यू इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में हेल्प करना। अब यहां से दो शब्दों के दो मतलब समझना बेटा। इन्वेस्ट का मतलब हुआ बाय करना। क्या मतलब हुआ? खरीदा तो क्या किया? इन्वेस्ट किया। और डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? सेल करना। तो शेयर खरीदा है तो इन्वेस्ट किया है, बेचा है तो क्या किया है? डिसइन्वेस्ट किया है। वर्ड ध्यान रखोगे? पक्का। मेन बेनिफिट प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू दी सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को बाजार में ले आया है शेयर बाजार। अब कोई भी व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति भी आपको फोन पे शेयर खरीदता हुआ दिख जाएगा। अब वो सट्टे में खरीदे, लॉजिकली एनालिसिस करके खरीदे, जैसा चाहे वैसा खरीदे, लेकिन एक्सेस तो आ गया, मार्केटेबल है, हर चीज़ खरीदी। मतलब आप भी तो एक शेयर खरीद के रिलायंस के मालिक बन सकते हो ना, वैसा। रेगुलेटेड बाय होम? सेबी। रेगुलेटेड बाय होम? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ऑनलाइन ट्रेडिंग थ्रू टर्मिनल अक्रॉस दी कंट्री। देन कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी है, बिल्कुल है। डिसइन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब कौन करके दे रहा है? शेयर बाजार ही करके दे रहा है। और शेयर बाजार की ग्रोथ और इकोनॉमी की ग्रोथ में एक बहुत बढ़िया लिंक होता है, ठीक है। तो क्या सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज का मतलब समझ में आया आपको? एक ही टेबल में क्लियर हो गया? चलो, अब मुझे बताओ इसके फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी मतलब क्या होता है सर? क्रिएट कंटिन्यूस मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। रोज सुबह 9 बजे मार्केट खुलेगा, 3 बजे बंद हो जाएगा। रोज खरीदो, रोज बेचो, 10 बार खरीदो, 10 बार बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट में आ गए आप। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो भी शेयर है उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होगी? क्योंकि खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं, तो डिमांड सप्लाई है। और अगर डिमांड सप्लाई है तो हमको प्राइस कौन डिटरमाइन करके दे देंगे? डिमांड एंड सप्लाई एज अ फोर्स। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये रेगुलेटेड बाय ओनली मेंबर्स है, सेबी के रजिस्टर्ड
लोग ही इसे चला सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन किया जाता है। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ तो होता ही है बेटा। देन स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, कल्ट बोले तो कल्चर, कल्ट है ना, ध्यान से देखना क्या लिखा है, कल्ट, कल्ट बोले तो कल्चर। कल्चर क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? क्या आप मानते हैं स्कैम 1992 मूवी के बाद से शेयर मार्केट में थोड़ा लोगों का रुझान बढ़ गया? क्योंकि तब लोगों ने एकदम ऐसा विजुअली देखा कि अरे बहुत पैसा है। उसके बाद से हम देखते हैं तो आजकल जीरोदा का, ग्रो का, इंडिया में सब क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक कल्चर पैदा किया जा रहा है कि हर आदमी शेयर बाजार इन्वेस्ट करे, पैसा खरीदे। तो स्प्रेडिंग इक्विटी कल्चर भी किसका पार्ट होता है? स्टॉक मार्केट का पार्ट होता है। स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन, थोड़ा सा सट्टा तो है। देखो, सट्टे का मतलब ये नहीं होता कि आप जुआ खेल रहे हो। मेन बात ये है कि जो आपको पता नहीं है, अगर आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो तो वो सट्टा ही है। मतलब आपको लगता है कि मेरी, जैसे विशेष भाई है, विशेष भाई को लगता है कि मेरी शादी इन्हीं से होगी, तो ये भी तो स्पेकुलेशन है कि आपको पता नहीं है लेकिन आप क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो। अब आपके जैसे बहुत लोग होंगे जिनको लगता होगा कि मेरी शादी इन्हीं से होगी, तो अब डिमांड सप्लाई बन गया ना। तो अब वो हो गया कि किस, ये जो सामने वाले व्यक्ति है किसको सिलेक्ट करेगा, पूरा मार्केट रेडी हो गया। तो ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार आपने सुना होगा कि अरे जल्दी जल्दी लड़की दिखा दीजिए, फिर हमें आगे भी लड़की देखने जाना है। तो अब स्पेकुलेशन ही है एक तरीके से, क्रॉस चेक करके देखेंगे। अभी तक तो घड़ी वाला सिस्टम आया नहीं है, नहीं तो मजा ही आ जाता। घड़ी डिटर्जेंट नाम नहीं सुना आपने? There are two specific markets we have, primary market and secondary market, under whom capital market। मैं चाहता हूं कि आप इसके पास में क्या लिखें, MFR, must for reading। इससे आपको एक कंपेरेटिव थियोलॉजी समझ में आएगी कि प्राइमरी मार्केट अलग क्यों है और सेकेंडरी मार्केट अलग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसका नाम क्या है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। बहुत डिटेल्ड है, बहुत लंबा है। कोशिश करिए कि टेबल में उसको सरल सरल शब्दों में लिखूं। कुछ बातें मैं इसमें मेजरली आपसे करना चाहता हूं, उस पर अपन बात करेंगे। नंबर 1, अभी जो ये चल रहा है, ये चल रहा है कैसा, मार्केट में काम किस तरीके से चल रहा है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। कैसी ट्रेडिंग होती है? स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। मतलब हम सारी जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो किस पे कर रहे हैं, स्क्रीन पे कर रहे हैं, राइट। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग थ्रू ब्रोकर टर्मिनल्स, ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग, रियल टाइम प्राइस डिस्प्ले। कितने ऐसे जिनका डीमैट अकाउंट है? तो जिनका डीमैट अकाउंट है वो खोलते हैं फ़ोन में और चेक करते हैं, तो आपको शेयर दिखता है, शेयर मार्केट दिखता है, प्राइस दिखता है, फ्लक्चुएशन दिखता है। तो ये सब जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ऑनलाइन सिस्टम ही है। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्या है? ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, फास्ट इंफॉर्मेशन, रिड्यूसिंग कॉस्ट, एरर, नेशन वाइड एक्सेस, सिंगल प्लेटफॉर्म। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना हो तो कैसे खोलेंगे? सबको खोलना है, ठीक है ना। खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? प्रोसीजर है, सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाइए, अपना पैन कार्ड दिखाइए। आप में से कितने दिन का पैन कार्ड है? हाँ, तो आप लोग खोलो ना, डीमैट अकाउंट क्यों नहीं खोला अभी तक आपने? ओपन डीमैट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट टुगेदर। बैंक अकाउंट तो होगा ही ऑलरेडी, तभी पैन खुला होगा। डीमैट अकाउंट खोलो, प्राइस क्वांटिटी चेक करके ऑर्डर प्लेस करो, ऑर्डर मैच हो जाएगा, ट्रेड कंफर्म हो जाएगा, फिर आएगा कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या आएगा? आवाज़ नहीं है मुझे, क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान सुनना, जब भी आप शेयर खरीदते हो तो आपको मेल आता है, मेल में कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये क्लियर किया जाता है कि वो जो कंपनी है जो शेयर इशू कर रही थी और आपने बाई किया, तो कंपनी लिख के देती है कि हाँ आपने बाई कर लिया। नहीं तो आप कल को बोल दोगे कि मेरे पास तो शेयर थे, कंपनी बोल देगी मैंने आपको कोई प्रूफ दिया लिख के कि मैंने आपको शेयर दिए। तो इसलिए वो मेल मांगते हो। तो जब भी आप शेयर खरीदोगे तो देखना रात के अंत में सेटलमेंट का एक मेल आता है, जिसमें लिखा हुआ आता है कि आपने आज इतने इतने शेयर खरीदे। पेमेंट कर दो, और T+2 सेटलमेंट होता है। T+2 मतलब आज ट्रेड करा, 2 वर्किंग डेज काउंट कर लो, उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगा। तो आज बेचोगे तो पैसे कितने दिन में आएंगे आपके पास? 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, है ना। पे आउट होता है जिस दिन पेमेंट आ जाए,
शेयर क्रेडिटेड टू दी डीमैट अकाउंट, आपके अकाउंट में आ जाते हैं। देखो लेकिन अब क्या है, सिस्टम थोड़ा अलग है। आप जब शेयर ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप जैसे ही शेयर खरीदोगे इमीडिएटली आपके वॉच लिस्ट में या ऑर्डर्स में प्लस दिखना शुरू हो जाएगा, ग्रीन कलर से प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाएगा, लॉस में जाएगा तो रेड आना भी शुरू हो जाएगा। तो वो सारा सेटलमेंट तो आज कर देंगे, पर जो पेमेंट वाला पार्ट है ना, वो 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें घबराने वाली चीज़ नहीं होती। आप ट्रेड करके आज ख़त्म कर दो तो आप बोलोगे सर जैसे मैंने आज 1,000 रुपये कमाए तो मैं आज ही निकाल सकता हूँ, नहीं। आपने आज पूरा ट्रेड कर लिया, वो 1 से 2 दिन में सेटल होगा, फिर उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो ऐसा। पर आप अभी विड्रॉ कर लेना, आपको पता तो है 1,000 रुपये आ ही जाएंगे, ब्रोकरेज भी तो कटेगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट कंटेन ट्रेड डिटेल्स एंड यूनिक ऑर्डर कोड। एक और वर्ड है यूनिक ऑर्डर कोड, क्या वर्ड है बोल के बताओ, यूनिक ऑर्डर कोड। जैसे बिल नंबर होता है वैसे यूनिक ऑर्डर कोड होता है। अब मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें लिखी हैं, जिसको ध्यान से एक बार जल्दी से आप देखेंगे। मेरे को देख के बताओ, आपको डिपॉजिटरी दिख रहा है? डिपॉजिटरी कौन है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक फॉर सिक्योरिटी। तो ये कौन हो गए, जितने ब्रोकर्स हैं, जीरोधा इरोधा सब इसमें आ गए। क्या आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं? बैंक, ब्रोकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो भी इंटरमीडिएटरी जैसा एक्ट करते हैं, वो सब ये हो गए। अच्छा, मेजर डिपॉजिटरीज इन इंडिया कौन है? एक तो एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है। ठीक है, किन्होंने प्रमोट किया है इनको? बीएससी ने। जो लोग सीए बनने का सपना रखते हैं, वो जब भी टीडीएस वीडीएस भरेंगे तो एनएसडीएल की साइड पे जाना पड़ेगा उनको, वहाँ से होते हैं ये सब प्रोसेस। तो ये हमने क्या बना रखी है, डिपॉजिटरी बना रखी है। तो जब भी आप शेयर खरीदते बेचते हो ये सब करते हो, इसका सारा लुकआउट कौन मैनेज करता है? एनएसडीएसएल करता है और सीडीएसएल करता है, राइट। जब आप शेयर खरीदते बेचते हो तो आप कहाँ खरीदते बेचते हो? ब्रोकर पे। पैसा कहाँ से कटता है? बैंक से। खरीदे किसके जाते हैं? कंपनी के। तो ये तो बड़ा सिस्टम हो गया। इस पूरे सिस्टम को हम लोग मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसी को मॉडर्न टाइम्स में डीमैट अकाउंट खोल के करना बोलते हैं। पहले एक ऐसे चलता था, ऑक्ट्राई सिस्टम होता था, जिसमें क्या होता था, ऐसे बोली लगती थी रोड पे, खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते थे, इतने रुपए का शेयर है, इतने रुपए का शेयर है। जिन्होंने स्कैम 1992 देखा होगा उन्होंने सीन देखा होगा उसमें। वैसे ट्रेडिंग प्रोसीजर क्लियर है? ठीक है। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बिटवीन एनएससी एंड बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी का क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो, ऐसे तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन दोनों में बहुत सारे फ़र्क हैं, डिटेलिंग है। तो इसका मैंने एक बहुत बड़ा कंपैरेटिव चार्ट बनाया है, ठीक है। अब मैं सारी बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ मेजर मेजर बातें करूँगा। तो ज़रा सामने देखना और मुझे ज़ोर से बोल के बताना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे बताओ, एनएससी का पूरा नाम क्या बताया आपने मुझे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का पूरा नाम क्या बताया? अब एनएससी जो है ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ है? 1992। बीएससी कब हुआ है? 1875। 1875 तो बहुत पुराना हो गया, आज़ादी के भी पहले का ये तो है ना। ठीक है, इसको रिकॉग्निशन कब से मिली है? 1993 अप्रैल से। भाई साहब को कब से मिली हुई है? जब से कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सिक्योरिटीज का चला आ रहा है तब से। इनका मेजर बिजनेस किस पे था? होलसेल डेट मार्केट पे। और इनका किससे था? 1875 से पूरी फंक्शनिंग ये कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कैपिटल मार्केट कब लॉन्च किया एनएससी ने? 1994 में। फ्यूचर एंड ऑप्शन कब लॉन्च किया? 2000 में, जिसमें मैं डील करता हूँ। मैं जो ट्रेड करता हूँ फ्यूचर ऑप्शन में करता हूँ। फ्यूचर ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, वो एनएससी में करते हैं। और ये कब आया था? ये 2000 में आया था। और ये तो डेरिवेटिव ऑफर शुरू से ही दे रहे थे, ठीक। अब लिस्टेड कंपनीज कितनी है एनएससी में? बहुत सारी, स्पेसिफिक ही नहीं बता सकते। बीएससी में कितनी है? 5000 लिस्टेड कंपनी। और बीएससी को सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी माना जाता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ 2 मिनट आप खर्च करें, एनएससी बीएससी पूरा एक बार देख लें।
कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। डन। एक ये और देख लीजिए। अब आ जाते हैं आज के इस चैप्टर के सबसे फेवरेट, सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर साल इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही है। और वो क्या है? हमारे सबके बड़े भाई जिनका नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाम क्या है? सेबी। सेबी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से एक मेजर 6 नंबर का क्वेश्चन कई बार देखा गया है। और 6 नंबर का मैं बोलूँ या ना बोलूँ, पर क्वेश्चन ज़रूर देखा गया है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या लीगल स्टेटस है, आइए। नेम सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट की डेट क्या है? 1988, 12 अप्रैल 1988। एमसीक्यू लिखिए, इसके पास में आ सकता है। इनिशियल स्टेटस क्या था भाई? तो सर इसका स्टेटस चेंज हुआ है क्या? हाँ, चेंज हुआ है। इनिशियल स्टेटस क्या था? सेटअप एज इंट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने एकदम से एक बॉडी बनाई थी जो स्टॉक मार्केट पे थोड़ा सा ध्यान रखे, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं था, इसके लिए कोई एक्ट नहीं था, ऑटोनॉमस नहीं था ये। फिर हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखा, जो था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। इनिशियली किसके अंडर में आता था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। बाद में हमने इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया। स्टैच्यूटरी स्टेटस का मतलब होता है, जो वर्ड है ना स्टैच्यूटरी, इसका मतलब होता है लॉ। इसको कानूनन हमने अलग बनाया, मतलब इसका एक्ट पास कर दिया, राइट। तो कब हुआ ये हुआ 30 जनवरी 1992 में, थ्रू ऑर्डिनेंस। बाद में इस ऑर्डिनेंस से बना गवर्निंग एक्ट, जिसका नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। और अब ये कैसा दिखता है? अब ये स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, कोई भी सरकार का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है। पर जब ये 88 में बना था तो सरकार का इसमें इन्फ्लुएंस था। अब एमसीक्यू यहाँ पे क्या है उसको समझना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेबी कब बनाया गया, तो आप बोलोगे कि सर सेबी जो बनाया गया वो बनाया गया 1992 में। ठीक है, पर मैं बोलूँगा नहीं बनाया कब गया, तो आप बोलोगे नहीं सर बनाया गया 88 में। बोलूँगा नहीं, पर वो सेबी कैसे माना गया, स्टैच्यूटरी सेबी कब माना गया? बोले वो सर 1992 में माना गया। तो यहाँ तो 2 डेट हो गई, कौन सी डेट हमारे लिए सही है? अगर वो ये पूछते हैं कि सेबी कब बना, विदाउट इसके कि ये स्टैच्यूटरी स्टेटस कब इसको मिला, या इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन कब था, या कब पैदा हुआ, ऐसी कोई बात करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा है कि जब ये पैदा हुआ था तो 1988 था। जब इसका स्कूल में एडमिशन कराया तब ये कौन सा हो गया? 1992। या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ, ये पैदा तो 88 में हुआ था, पर इसका बर्थ सर्टिफिकेट कब बना? 1992 में। क्या ये बात समझ में? अब ये भी पूछ सकते हैं क्या सेबी किसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आपको बताना है हाँ, 1988 से लेके 1992 के बीच में ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता था। 92 के बाद ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये मेरे लिए कैसा एक टॉपिक हो गया है इंपॉर्टेंट, जिसमें डिटेलिंग में जाऊंगा तो अच्छे एमसीक्यू निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। सेबी कब बना? 88 में। पर क्या बना 88 में? एक नॉर्मल बॉडी बनी जो किसके अंडर चलती थी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। 1992 में हमने उसको क्या दे दिया? स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया। अब ये कानूनन अलग बन गया है, सेपरेट एक्ट इनके पास आ चुका है। अब सवाल आता है वाई वी इस्टेब्लिश सेबी।
तो रैपिड ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट चल रही थी। अरे बोलो ना। उस समय क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि कैपिटल मार्केट बहुत बढ़ रहा था, और जैसे ही कैपिटल मार्केट बढ़ेगा तो लोगों के जो सेविंग्स है वो कहाँ चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट में। तो जो बीच में लोग हैं वो फ्रॉड ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रॉड करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखो ना यहाँ पे 1980s है, आप देख रहे हैं एक चीज़ नोटिस की हो आपने, कब बना कब है सेबी, 1980 ऑर्डिनेंस के थ्रू कब बनाया, 1990। स्कैम कौन सा हुआ था, यही टेन्योर दिख रहा है। अगर सेबी नहीं होता, या फिर मैं कहूँ सेबी पहले होता, तो शायद इतना बड़ा स्कैम हो जाता, आसानी से नहीं हो पाता। क्योंकि सेबी अब जितना स्ट्रांग है, जितना पावर है सेबी के पास, उतना पावर उसके पास तब नहीं था, इसलिए सेबी को लाया भी गया पिक्चर में। इंक्रीजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, बहुत सारी पब्लिक इन्वॉल्व हो रही थी तो रिस्क बढ़ता जा रहा था, इसलिए हमको सेबी को बनाना पड़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा था, बहुत लोग पैसा डाल रहे थे, छोटी छोटी कंपनियां बड़ी हो रही थी, बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जा रही थी। माल प्रैक्टिसेस बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अब देखो ब्रोकर कुछ, बैंक कुछ, डील करने वाले कुछ, लेकिन इन्वेस्टर्स बहुत हो गए, पब्लिक बहुत आ गई है। तो जब इन्फॉर्मेशन कम लोगों के पास है तो फिर मिसयूज़ भी किया जा सकता है, तो उसके कम करने के लिए जैसे एग्जाम्पल दिया माल प्रैक्टिसेस का, क्या, सेल्फ स्टाइड मर्चेंट बैंकर, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइस रिगिंग, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, कुछ भी कर सकते थे ऐसा। फिर लीगल वायलेशन होने लगा, स्टॉक एक्सचेंज का वायलेशन होने लगा, ऑपरेशनल इशू आने लगे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरने लगा, इन्वेस्टर के जो ग्रेवियंसेस हैं, जो समस्याएं हैं वो बढ़ने लगी, पेनल प्रोविजन ही नहीं थे। पेनल प्रोविजन होते हैं ना, पेनल्टी लगाई जाती है, पेनल्टी लगाते ही नहीं थे, ज़्यादा पेनल्टी के प्रोविजन नहीं थे, गवर्नमेंट एक्शन कम लेती थी, तो फिर हमको क्या बनाना पड़ा, सेबी। तो सेबी ने आके हमको सेव किया। सेबी का मेन पर्पस और मेन फंक्शन क्या है, अब ये पढ़ लेंगे तो सेबी की पूरी पिक्चर हमें क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज द पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी? बेसिक पर्पस है क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मार्केट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसको बहुत कायदे से चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, सेबी की। मार्केट डेवलपमेंट, स्टिमुलेट कंपटीशन एंड इनकरेज इनोवेशन। मार्केट में हेल्दी कंपटीशन बनाए रखने के लिए मार्केट को रेगुलेट करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, और फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इंस्टीट्यूशन, इंटर रिलेशनशिप, इंस्ट्रूमेंट, प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, फ्रेमवर्क, इन सब पे सेबी का हाथ है। अब बिना सेबी के कुछ भी शेयर मार्केट में नहीं होता है। अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं। सेबी रोल टूवर्ड्स द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए, ये जीवन के लिए इंपॉर्टेंट। सेबी क्यों है, देखो, सेबी है इशूअर के लिए। किसके लिए बेटा, इशूअर कौन है, कंपनीज। कंपनीज के लिए क्यों है, कंपनी को फेयर, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म टू रेज फंड कॉन्फिडेंसली। मान लो मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके मार्केट में शेयर इशू करा दूंगा, आप तो मेरे को शेयर दे दो और लेके भाग जाऊँ, या आपसे पैसे ले लूँ झूठा वादा करके, तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके कौन देता है, सेबी। दूसरा, इन्वेस्टर, आपके और मेरे जैसे लोग, इनके राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, और कंटिन्यूस डिस्क्लोजर ऑफ एडुकेट, एक्यूरेट, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जो हो रहा है उसको साफ साफ सच आपको बताया जाएगा। इंटरमीडिएटरीज जो हैं उनको कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनल एंड एक्सपांडिंग मार्केट देने के लिए, ताकि वो भी अपने आप को ग्रो कर सके। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी? रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर एजुकेशन, प्रिवेंशन माल प्रैक्टिसेस, बैलेंस रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट। ये 4-5 काम है, ये 4-5 कारण है जो सेबी जिस वजह से पिक्चर में एग्जिस्ट करता है। एंड द मेजरली एंड द फोरमोस्ट एंड मैनी मतलब जिस पे सवाल पूछे जाते हैं, मैनी टाइम क्वेश्चनेबल और मैनी टाइम आस्क्ड, is functions of SEBI. How many functions we have under SEBI? 3. What are these 3 functions? Regulatory function, development function, and protective function. What are the regulatory functions? Read very carefully.
रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर इंटरमीडिएटरीज। कोई भी व्यक्ति जो सेबी में रजिस्टर नहीं है वो शेयर बाजार की डीलिंग में काम नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड आपको चलाना है तो भी सेबी में रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कोई भी आप कलेक्टिव स्कीम लाते हो, एसआईपी वगैरह लाते हो, उसके लिए भी सेबी से परमिशन लेना पड़ेगी। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, अंडर राइटर, मर्चेंट बैंकर एंड सिक्योरिटी मार्केट, इन सब की निगरानी रखेगा कौन? सेबी। व्हाट आर द डेवलपमेंट फंक्शंस? सेबी विल हेल्प इन ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ द मार्केट, आपको कैसे मार्केट चलता है ये भी सेबी सिखाता है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग यूजफुल मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो भी ट्रेंड्स होते हैं उसकी रिसर्च भी सेबी करता है। सेबी के पास स्पेसिफिक रिसर्चर्स होते हैं जो मार्केट स्टडी करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट, अलग अलग तरीके ढूंढे जाते हैं जिससे कैपिटल मार्केट को और बड़ा बनाया जाए। जैसे एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है ईटीएफ करके, कभी सुना हो आप? ये सब भी आजकल चलने लगा है। एसआईपी सुना है? एक आने लगा है SWP, ये भी चलता है एक, ये ज़्यादा बेटर है SIP से। ठीक है। देन वी हैव प्रोटेक्टिव फंक्शंस। व्हाट आर दी प्रोटेक्टिव फंक्शंस वी हैव? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग, मैनिपुलेशन एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट। जैसे ये शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, माँ कसम खरीद ले, ये सब नहीं बोलना है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज, इनसाइडर ट्रेडिंग समझते हैं? आप रिलायंस में काम करते हैं और आपको पता है कि रिलायंस कुछ नया प्रोजेक्ट लाने वाली है, आपने मेरे को धीरे से बता दिया कि मेल भाई खरीदो रिलायंस, मैंने खरीद लिया, प्राइस बढ़ गया, तो ये तो चीटिंग है ना? चीटिंग नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसा सब नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कोड़े मारना चाहिए। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ज़रूरी। कई बार ऐसा होता है कि देखो एक चीज़ है ना, बहुत ध्यान से समझना, तो फिर मैं लास्ट लाइन बोलूँ इसकी। शुरुआत मैंने करी कि जो लोग हाउस होल्ड वाले हैं और पैसा सेव करते हैं, सेव क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो जाएगी तो पैसा होगा। ये जो सेव कर रहे हैं ये इनकी जमा पूंजी है, पैसा कमा के बचाया है। आपने इनको वादा किया कि इसको क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, आपने पैसा डुबा दिया। बड़ी मुश्किल से हमने पैसा ऐसे तैसे मतलब इधर से पैसा लेके इसको दे के मैनेज किया, घर बनाया, सब किया, और फिर बीच में कौन आ गया? लक्ष्मी चिट फंड। लक्ष्मी चिट फंड आ गया, लक्ष्मी चिट फंड में पैसा लगाया और लक्ष्मी चिट फंड पैसा लेके फुर हो गया। तो आप तो फिर से रोड पे आ जाओगे ना। हेरा फेरी देखी कि नहीं देखी? तो हेरा फेरी में अगर सेबी होती तो लक्ष्मी चिट फंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक किया गया होता, तो ऐसा फ्रॉड नहीं होता, पूरी हेरा फेरी पिक्चर ही नहीं बनती। तो मैसेज है किसके लिए? सेबी के। क्या ये बात समझ में आती है? और भी हैं छोटे छोटे, आप पढ़ सकते हो। एक और छोटा सा पार्ट है, इसको भी मस्ट फॉर रीडिंग रखना। एक बार ये MCQ में मैंने पिछले अटेम्प्ट में देखा था, इसमें उन्होंने ये पूछ लिया था कि जो सेबी है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ समराइज करते हैं अपन चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट ज़रा मुझे जल्दी से बोल के बताओ। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स हाउ मेनी मार्केट? 2 मार्केट, मनी मार्केट एंड मनी मार्केट में सिर्फ डेट यूज़ होता है, लेस देन 1 ईयर है, और 5 नाम है इसके। ठीक है। व्हाट अबाउट कैपिटल मार्केट? देयर आर 2 मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, राइट? प्राइमरी मार्केट में भी 4-5 चीज़ें हैं, और डेट और इक्विटी दोनों ही चलता है, और मोर देन 1 ईयर चलता है। स्टॉक मार्केट की फुल डिटेलिंग आपने सीख ली, और इसमें एक टॉपिक और सीखा जिसका नाम क्या है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, 10 मिनट लीजिए, पूरा का पूरा रिव्यू कीजिए, जब तक एक छोटा सा ब्रेक आपके साथ रखेंगे, फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लेकिन कहीं जाना नहीं है, यही बैठ के पूरा कवर करना है इसको। चलो, थैंक यू फॉर दी फाइनेंशियल मार्केट।